नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि युक्ति में। आज हम जानेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कौन किसान पात्र हैं, कौन किसान अपात्र हैं। यानी कि आज हम जानेंगे किस आधार पे कौन से किसान इस पीएम किसान सम्मान निधि के जो लाभार्थी सूची है, उसके वो बाहर आते हैं। तो आइए देखते हैं। इस वेबसाइट के नीचे पेज पर आने पर हम ये देखते हैं कि योजना अपवर्जन यानी कि योजना से बाहर किए जाने का एक कुछ पैरामीटर दिया हुआ है, वो हम देखते हैं क्या है, उसे समझते हैं क्या लिखा हुआ उसमें। इसको समझने के साथ हम ये भी देखते हैं यानी कि इसका मतलब क्या निकला और कौन-कौन से इसमें जो लोग हैं वो पात्र हैं, कौन अपात्र हैं। पहले हम देख लेते हैं मोटा-मोटा इस वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है। तो किसान भाइयों, हम देखेंगे योजना का अपवर्जन यानी योजना में कौन-कौन से जो किसान हैं वो अपवर्जित यानी हटाए गए हैं, किन किसानों को इस योजना से बाहर रखा गया है। तो हम देखते हैं योजना के तहत लाभ के लिए उच्च आर्थिक स्थिति के हितैषी की निम्न श्रेणियाँ योग्य नहीं हैं, यानी जिनका आर्थिक स्थिति से वो जो किसान हैं वो अच्छे हैं, वो संपन्न हैं, वो इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अब इस श्रेणी में कौन-कौन किसान आते हैं, उनके आइए देखते हैं। पहला आता है हमारा सभी संस्थागत भूमिधारक, यानी कि हम देखते हैं सभी संस्थागत भूमिधारक, इसका मतलब होता है जो किसान हमारे किसी संस्था या किसी फर्म, प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं, उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, तो वो किसी खेती का काम कर रहे हैं लेकिन दूसरे की ज़मीन पे कर रहे हैं, तो वो इस योजना के लाभार्थी नहीं होंगे। आइए अब हम अगला देखते हैं किसान परिवार जो निम्न श्रेणी में से एक या एक से अधिक हैं, यानी कि किसान परिवार जो इस नीचे दिए हुई श्रेणी कई सारी कैटेगरी हैं, इनमें एक या एक से अधिक कैटेगरी में भी अगर वो आते हैं तो इस योजना के वो पात्र नहीं होंगे। तो इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि इस योजना में परिवार की क्या परिभाषा है। तो किसान भाइयों, हम देखेंगे कि इस योजना में पात्र होने के लिए जो एक किसान परिवार की परिभाषा है, वो ये है कि योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति-पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। यानी कि इस योजना में जो परिवार है, उस परिवार में पति-पत्नी और नाबालिग बच्चे वो इंक्लूड हैं। यानी कि जो हमारी सम्मान निधि मिलेगी, वो या तो हमको पति को मिलेगी या फिर पत्नी को मिलेगी अगर वो पात्र हैं। यदि दोनों पात्र हैं, उनके नाबालिग बच्चे हैं, तो नाबालिग बच्चे जो कि नाबालिग हैं इसलिए योजना से बाहर हो गए। साथ ही पति और पत्नी में हम देखेंगे कि किसी एक को आता है, यानी पति के नाम भी ज़मीन है, पत्नी के नाम भी खेती योग्य ज़मीन है और वो भूमिधर हैं। लेकिन परंतु फिर भी इसमें पति ही केवल या पत्नी ही केवल इस योजना का लाभ ले सकती है, दोनों के नाम ज़मीन होने के बावजूद भी। यानी परिवार का मतलब इसमें पति-पत्नी और बच्चे को मिलाकर एक कहा गया है। यानी कि परिवार में केवल कोई एक ले सकता है, परिवार में अन्य लोग नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने परिवार की परिभाषा देख ली। अब हम देखते हैं परिवार यानी पति-पत्नी, उनके नाबालिग बच्चे, उनमें क्या श्रेणी हो कि वो इस योजना के बाहर हों। परिवार में पति या पत्नी दोनों में से कोई भी यदि संवैधानिक पद के पूर्व और वर्तमान धारक हों, यानी पहले या बाद, अब या बाद में वो किसी संवैधानिक पद, कॉन्स्टिट्यूशनल पद या किसी जैसे कि संवैधानिक पद किसी नौकरी पे हैं या कोई मंत्री हैं, नेता हैं, तो वो इस योजना से अपात्र हो जाएँगे। तो अगला अगर हम देखेंगे परिवार में पति-पत्नी में से कोई एक भी अगर पूर्व और वर्तमान मंत्री हों, राज्य मंत्री या लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं या राज्य विधान परिषदों के पूर्व या वर्तमान या पहले कभी रहे हों या आज हों सदस्य, नगर निगम के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष इत्यादि, ये सभी इस योजना के अपात्र हैं। यानी कि अगर इनके पति या पत्नी इस पदों पर हैं, तो इनके अगर पति हैं तो पत्नी को नहीं मिलेगा, पत्नी है तो पति को नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं, केंद्रीय, राज्य सरकारों के मंत्रालय, कार्यालयों, विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय, स्वायत्त संस्था और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी जो परमानेंट हैं, यानी कि इसका मतलब आ गया राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के वो
परमानेंट यानी कि सरकारी कर्मचारी होने चाहिए, वो इस योजना के लाभार्थी नहीं होंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि परिवार में यानी कि अगर किसान की पत्नी भी सरकारी नौकरी करती है, तो किसान इस योजना का लाभार्थी नहीं होगा और उस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। साथ ही इसमें एक नोट लिखा हुआ है, मल्टीटास्किंग स्टाफ 4th क्लास यानी चतुर्थ श्रेणी और समूह डी के कर्मचारी को छोड़कर, यानी किसी भी नौकरी में हो जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं, चपरासी इत्यादि, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वो इस योजना के लिए पात्र लाभार्थी की श्रेणी में है, सरकारी नौकरी में होने के बावजूद। इसके बाद देखते हैं अगला क्या श्रेणी है। सुपर नेचुरल या रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन 10,000 से अधिक है, यानी कि वे कोई भी कर्मचारी जो कहीं नौकरी करते थे, जिनकी पेंशन जो है 10,000 रुपए से अधिक है, वो सरकारी या प्राइवेट में थे, परंतु इनके अलावा चतुर्थ श्रेणी के जितने कर्मचारी हैं, उनकी अगर 10,000 रुपए से अधिक भी उनकी पेंशन है, तो भी वे इस योजना के पात्र लाभार्थी होंगे। साथ ही हम आगे ये देखेंगे कि इसमें जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, इनकी पेंशन 10,000 से भले अधिक हो, लेकिन इनको इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए। ये अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति, वही मैं बात बोल रहा था आपको कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान अगर हमारा है अंतिम वर्ष, जो वर्ष चल रहा है, उस वर्ष में अगर वो इनकम टैक्स पे करता है, तो वो पात्र से भी अपात्र की श्रेणी में चला जाएगा। पहले ल वो पात्र था, उसकी किस्तें गई थीं, कुछ किस्तें उसने 4-5 किस्तें ले ली थीं, उसके बाद उसके अकाउंट से या वो आयकर दाता की श्रेणी में आ जाता है, उसने इनकम टैक्स पे किया है, तो वो स्वतः ही इस योजना से अपात्र हो जाएगा। यानी हैं जो लास्ट श्रेणी आती है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे निकायों से पंजीकृत होते हैं और अभ्यस्त करते हैं। यानी इसमें हमारे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीए, सीएस जितने बड़े पद के चाहे सरकारी, प्राइवेट किसी भी क्षेत्र के वो पंजीकृत अगर व्यक्ति हैं, तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। यानी मतलब हम ये समझें कि हमारा कोई किसान है जो डॉक्टरी करता है, जो डॉक्टर है, उसके पास खेती योग्य ज़मीन है, जो कि 2 हेक्टेयर से कम है। फिर भी उस किसान का ना तो पत्नी ना किसान जो डॉक्टर है उस योजना का पात्र होगा, क्योंकि व्यक्ति अगर डॉक्टर है, उसके पास खेती योग्य ज़मीन है, यानी खेती योग्य भूमि है उसके पास और यानी कि वो ये तो योजना का लाभार्थी नहीं है, जैसा कि हमने श्रेणी में देख लिया। लेकिन परिवार में यानी कि इन डॉक्टर साहब की जो पत्नी होंगी, उनके पास भी अगर खेती योग्य ज़मीन है, फिर भी वो इस योजना की लाभार्थी नहीं होंगी। उस योजना में स्वतः ही वो अपात्र की श्रेणी में आ गई हैं। साथ ही हम ये देखेंगे अगर इन डॉक्टर साहब के बच्चे हैं, तो वो अगर नाबालिग हैं, तो वो भी अपात्र की श्रेणी में आएँगे। परंतु तो किसान भाइयों, जैसा कि हम ये समझते हैं कि हम भारत सरकार द्वारा बताई गई गाइडलाइन देख चुके हैं कि कौन-कौन इस योजना के अपात्र होंगे। तो हम देखते हैं पहला कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक की ज़मीन थी, वो इस योजना के अपात्र किसान हो जाएँगे। दूसरा हम ये देखेंगे कि जिनके पास भूमि ही नहीं है, यानी कि जो भूमिहीन थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा था और उनका भूलेख सत्यापन में भूमि नहीं है, तो वो 1-2 किस्तें जाने के बाद उनका रोक दिया जाएगा और वो इस योजना से अपात्र लाभार्थी की श्रेणी में चले जाएँगे। यानी कि भूमि नहीं थी जिनके पास। अब तीसरा देखते हैं इसमें एक एक्सेप्शन और आता है कि अगर हमारे पास 2019 में जब ये योजना शुरू हुई थी तब किसान के पास हमारी भूमि थी, लेकिन आज तब थी और आज 2022 में उसके पास ज़मीन नहीं है। तो यानी कि वो किसान भी हमारा भूमिहीन की श्रेणी में आ गया है और वो भी इस योजना का अपात्र हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन आता है पति-पत्नी या अविवाहित बच्चे, यानी कि पति-पत्नी जो परिवार की हमने परिभाषा देखी, उसमें हम देखते हैं कि पति-पत्नी में किसी एक को मिलेगा और पात्रता की श्रेणी में आते हैं, तो पति-पत्नी को भी इस योजना से वंचित रखा जाएगा परिवार की परिभाषा के अंतर्गत। अब हम देखते हैं कि पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे, अब जो 2019 में जब ये योजना 2000 फरवरी 2019 से चालू हुई, तो हम ये देखते हैं कि उस समय पे जो पति थे, इनके पास
ज़मीन थी और ये लेकिन डॉक्टर थे या किसी सरकारी नौकरी में थे या किसी संवैधानिक पद पर थे, तो यानी कि ये अपात्र हो गए। इनके साथ ही इनकी पत्नी जो थी, वो भी अपात्र हो गईं। लेकिन इनके जो बच्चे थे उस समय अवयस्क थे, परंतु आज वो वयस्क हो चुके हैं, उनके नाम पर 2019 से पहले ज़मीन थी, तो वो बच्चे अब अब पात्रता की श्रेणी में आ चुके हैं। वो बच्चे अब पात्रता की श्रेणी में आ चुके हैं और पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले सकते हैं। और अगर यानी कि जो किसान अब 2019 के बाद से ज़मीन खरीदे हैं, क्या वो इस योजना के लाभार्थी होंगे? जी। चौथा पॉइंट अगर हम देखते हैं कि 2019 के बाद यदि हमने या किसान ने ज़मीन खरीदी है, तो क्या इस योजना का वो पात्र लाभार्थी हो जाएगा? जी नहीं, वो अगर 2 फरवरी 2019 के बाद उसने अगर ज़मीन खरीदी है, तो वो इस योजना से अपात्र ही रहेगा, उस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर हम आगे बात करते हैं 5वां पॉइंट, जिन किसानों ने इनकम टैक्स दिया है, यानी कि अंतिम वित्तीय वर्ष में जो भी किसान अगर इनकम टैक्स पे करता है, यानी कि वो 4-5 किस्तें ले चुका था, उसने कभी इनकम टैक्स नहीं भरा था, वो पात्र किसान की श्रेणी में था। लेकिन अगर वो चालू वित्तीय वर्ष में अगर इनकम टैक्स पे करता है, तो वो स्वतः अपात्र की श्रेणी में चला जाएगा। और अगला हम देखते हैं, अगर हम आगे देखें कि जो किसान किसी संस्था या किसी फर्म यानी कि कह सकते हैं जो किसान हमारे बटाई पे या फिर किसी से कॉन्ट्रैक्ट पे खेती कर रहे हैं, तो वो इस योजना के अपात्र हो जाएँगे। और अंतिम देखते हैं कि कोई किसान है अगर उसके पास खेती योग्य भूमि है, लेकिन वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी पंजीकृत संस्था से, तो वो इस योजना के अपात्र हो जाएँगे, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। भाइयों, आज हमने देखा किसान सम्मान निधि में कौन किसान हमारे पात्र हैं, कौन अपात्र हैं और किन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कोई किसान अगर हमारा अपात्रता की श्रेणी में आता है, उसने इसका लाभ ले लिया है। किसान भाइयों, अगर हम देखते हैं कोई हमारा अपात्र किसान है जिसने इस योजना का लाभ ले लिया है और तो उसे यहाँ ऑनलाइन रिफंड पे जाना होगा। ऑनलाइन रिफंड पे जाने के बाद वो ऑनलाइन भी इस वेबसाइट से जो उसकी किस्तें आ गई हैं खाते में, उसे वापस कर सकता है और उसकी जो जमा पर्ची होगी अपने कृषि विभाग में जाकर के जमा करा सकता है। साथ ही हम ये देखेंगे किसान भाइयों, हम देखेंगे कि जो हमारा ऑनलाइन मोड अभी बंद चल रहा है, ये पेज अंडर मेंटेनेंस दिखा रहा है, तो हमारे किसान भाइयों को क्या करना होगा? तो जिन किसानों का ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है और उन्हें पता है उनका गलती से आपात होने की वजह से उनके खाते में पैसे आ गए हैं, तो किसानों को अपने ब्लॉक के कृषि विभाग के कार्यालय जाना होगा। वहाँ पर जाकर आप एक फॉर्मेट ले सकते हैं इस तरह का, जिस पर जो आपको देय होगा पैसा वो होगा डायरेक्टर एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस कंट्रोलर, आपका जो भी स्टेट होगा वहाँ का। तो इस तरह से आप वहाँ पर पैसा जमा कर सकते हैं और बैंक की जो रिसिप्ट मिलेगी, पर्ची मिलेगी, वो अपने कृषि कार्यालय में जमा करा सकते हैं। इस तरह से आपका जो पैसा आता था, वो आना बंद हो जाएगा और इस प्रकार आपके खाते में जो गलती से पैसा आ गया था, आप उसे वापस कर सकते हैं और इस प्रकार आप होने वाली बाद में कई प्रकार की दिक्कतों से आराम से बच सकते हैं। तो इसी के साथ मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।